आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोग के फ्रॉग्स हैं, यानी कि मेढक जो होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं, है ना, उभयचर के अंतर्गत आता है। उसके हम लोग टेक्सोनोमिक पोजीशंस देखेंगे, क्या क्लासिफिकेशंस हैं और उनका जीवन चक्र हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो मेढक होते हैं ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्रॉग कहते हैं, और अगर हम लोग जूलॉजिकल नाम देखें तो जूलॉजी की भाषा में उसको क्या कहते हैं हम लोग, राना टिग्रिना। क्या कहते हैं? राना टिग्रिना कहते हैं। यानी कि फ्रॉग का जूलॉजिकल नाम क्या होता है या साइंटिफिक नाम क्या होता है? राना टिग्रिना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्सोनोमिक पोजीशन। तो इसका जो किंगडम है वो आता है एनिमेलिया में, यानी कि ये जंतु वर्ग के जो है मेंबर्स हैं। इसका फाइलम है कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा है। ग्रुप्स आता है नेथोस्टोमाटा। नेथोस्टोमाटा माना होता है ऐसी जीवधारी जिसके पास जाव होता है, यानी जबड़ा होता है। और जिसके पास जबड़ा नहीं होता है, यानी जॉलेस एनिमल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एग्नाथा। तो यहाँ पर जो है इसके पास जबड़े होते हैं, यानी कि नेथोस्टोमाटा कहेंगे। उसके बाद इसका जो क्लास है वो है एम्फीबिया, यानी उभयचर है। ऑर्डर क्या आता है? एन्यूरा। एन्यूरा, ए मतलब होता है नॉट, न्यूरा टेल, इसमें टेल नहीं पाया जाता, लेकिन एम्ब्रायोनिक कंडीशंस में इसमें क्या होता है? पूंछ पाया जाता है। जीनस इसका है राना और उसके बाद है स्पीसीज इसका है टिग्रिना। तो याद रखिएगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो है आपका फ्रॉग का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? राना टिग्रिना होता है। आपने बहुत सारे क्लिप्स में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखे होंगे, मेढक को भी जो है भोजन के रूप में खाया जाता है। तो लेकिन ये फ्रॉग्स होते हैं इंडियन बुल फ्रॉग। अगर हम लोग एक और मेढक होता है जो आपका बुफो मेलानोस्टिकस होता है, जिसको हम लोग टोड कहते हैं, जो हम लोग के घर में छुप करके रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है उस मेढक के ऊपर जो है पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, जिसको आप जहर ग्रंथि भी कह सकते हैं या विष ग्रंथि कह सकते हैं। तो वो जो है इडेबल नहीं होता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में जो है फ्रॉग को खाया भी जाता है। तो फ्रॉग यानी मेढक का जो है, यानी इंडियन वुल फ्रॉग का बायोलॉजिकल नाम क्या है? राना टिग्रिना होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इस तरह के आपको नदी के किनारे, आपके आसपास घरों में आपको फुदकते हुए नजर आते हैं। तो ये आपका रहा फ्रॉग, जिसमें आपको आईज यानी कि जो है आपको आँख मिलते हैं इस तरह से, और आपके नॉस्ट्रिल है, माउथ है, टिम्पैनम है, उसके बाद है आपका फोर लिम्स, आगे वाला जो पैर है, अपर आर्म्स हैं, वेब है। अब वेब किसको बोले? जो आपके ये डिजिट्स है ना, यानी कि उंगलियां हैं, इसी उंगलियों के बीच में क्या होता है? एक जालीनुमा संरचना रहती है, यानी कि जाल जैसा होता है जो पानी में तैरने में मदद करता है। जो आपको मिलने वाले हैं हाइंड लिम्ब में, यानी कि जो पिछले वाले पैर हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी हाइंड लिम्ब में क्या मिलेगा आपको? जो लेग्स होते हैं उसमें मिलेंगे आपको वेब मिलने वाले हैं, यानी कि झिल्लीदार मिलने वाला है स्ट्रक्चर, जो आप पानी में रहने वाले पक्षियों के पैर पर भी देख सकते हैं। तो वेब मिलता है जो उसको तैरने में मदद करता है। फिर है शैंक है, उसके बाद उंगलियां हैं, डिजिट्स हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है आपके फ्रॉग्स का। अगर हम लोग कैरेक्टर्स देखें तो आपका एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है, जिसको उभयचर कहते हैं, और ये जल स्थल दोनों में रहने के लिए अडाप्ट करते हैं। उसके बाद शरीर जो होता है इसका हेड और ट्रंक में बटा होता है, यानी हेड में और ट्रंक में, क्योंकि यहाँ पर तो पूंछ जो होता है भ्रूणीय अवस्था में होता है, नेक इसके फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर हेड और ट्रंक वाला जो पोर्शन है ये शरीर का जो है डिवाइडेड पोर्शंस है। तो शरीर हेड और ट्रंक में विभाजित होता है। इसका जो है आँख जो होता है वो होता है लार्जेस्ट, और ये उभरे हुए आपको मिलेंगे बॉडी पर, यानी कि हेड रीजन में। ब्राइट होता है, काफ़ी चमकीला होता है, और इनके जो पिपल्स होते हैं आपको ब्राइट के साथ साथ ब्लैकिश कलर के मिलेंगे, और गोल्डन आइरिस होता है जो आपको चमकते हुए नजर आते हैं। और आँख पर एक विशेष प्रकार की परत होती है जिसको कहते हैं नेक्टिटेटिंग परत कहते हैं। और यहाँ पर आप स्पर्श कीजिएगा ना इस कॉर्नर पर, तो आपको उभार जैसा कुछ मिलता है ना। लेकिन आपके एम्फीबियंस में, मत्स्यों में ये नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स अभी भी सक्रिय है, लेकिन हम लोगों ने आवास बदला, धीरे धीरे हम लोग एंशिएंट से जो है प्रिमिटिव से एडवांस हो गए, तो ये नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स जो है ये
इनएक्टिव होता चला गया, निष्क्रिय होता चला गया, तो हम लोग इस अंगों को अवशेषी कहते हैं यानी वेस्टिजियल कहते हैं। लेकिन इन सबों में यानी एम्फीबियंस में अभी भी नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स मौजूद है जो उनको अपने परिवेश में रहने के लिए क्या करता है, अडाप्ट करता है, अनुकूलित करता है। अब आ जाइए वोकल सैक यानी कि बोलने वाला जो सरकोष्ठ होता है वो मेल के पास होता है। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो है टर टर की आवाज़ होती है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियां जब ज़्यादा हो जाती हैं तो मेढक आपको नहीं दिखलाई देते हैं, लेकिन फिर ठंडी का जो मौसम होता है उसमें भी आपको नहीं दिखलाई पड़ते हैं। मेढक आपको बरसात के दिनों में ज़्यादा नज़र आते हैं, या नहीं तो कहीं बाढ़ का क्षेत्र है जहाँ पर पूरी तरह से पानी बिखरा पड़ा है, आपको वहाँ पर मेढक काफ़ी अधिक देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या है ना कि मेढक जैसे एम्फीबियंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ महीनों तक रेस्ट करते हैं। जैसे अगर गर्मी में ये लोग गायब रहते हैं और ठंडी में भी गायब रहते हैं, तो जो आपका ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था होता है ना, उसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था। जो आपकी गर्मियों के दिनों में ये गायब मिलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन, ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था, यानी ये इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, फिर ये गायब हो जाएंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिबरनेशन। क्या कहते हैं, हिबरनेशन। तो ये दोनों मौसम में विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन जब बरसात का समय आएगा, जो इसका ब्रीडिंग सीजन्स होता है, अंडे देने का वक्त होता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अधिक संख्या में मिलेंगे। संध्या के समय जो है आपको टर 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 बरसात के दिनों में आपको करता हुआ मिलेगा। तो ये आपको जो वोकल सैक है, जो आपको जो है यहाँ पर हेड रीजन के जस्ट नीचे इस वाले पोर्शंस पर मिलने वाला है, तो इसमें होता है वायु कोष्ठ होता है, यानी कि इसमें बोलते हैं हम लोग वोकल सैक, है ना। तो इसमें जो बोलने का ग्रंथि होता है ना, बोलने का जो बक्सा होता है, बॉक्स होता है, उसको सैक या आप स्वर कोष्ठ भी कह दीजिए, तो वह सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है एक आवाज़ निकालते हैं, टर टर। आपने भी सुना होगा। तो मेढक में आवाज़ जो है टर टर आवाज़ जो होता है वह एक विशेष प्रकार के कोष्ठ से होता है जिसको हम लोग वोकल सैक कहते हैं। और ये वोकल सैक मेल में पाया जाता है और एक विशेष प्रकार टर टर की आवाज़ करते हैं जो अपने आसपास के मौजूद फीमेल को आकर्षित करने का काम करती है। यानी कि जो मेढक जितना बढ़िया टर टर करेगा उसको उतना बढ़िया आपको पार्टनर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना बढ़िया टटर करेगा उसको उतना बढ़िया कन्यन मिलेगी, है ना, इस तरह से। तो ये बात है वोकल सैक में, जो आपके सिर्फ और सिर्फ मेल बोलते हैं, है ना। तो जितना अच्छा बोलेगा उसको उतना सुंदर जो है उनकी बीबी मिलेगी। यही बात है यहाँ पर, है ना, जो बहुत ही रोचक है। अब आगे बढ़िए, कोपुलेटरी पैड्स, यानी कि मैथुन जो पैर होता है वो आपको कहाँ मिलते हैं, मेल में, मेल फ्रॉग में, जो आपको पानी में जो है वो जोड़ों में पाए जाएंगे। तो मेल फ्रॉग में जो अगला वाला जो पैर होता है उसको हम लोग कोपुलेटरी पैड कहते हैं, जो मादा को शरीर से चिपकाने में मदद करती हैं। तो कोपुलेटरी पैड जिसको हम लोग मैथुन चरण या पैर कह सकते हैं, तो वह आपको मेल में अगले वाले पोर्शंस पर मिलेंगे जो मादा को अच्छे से एडजस्ट करके पकड़ने में मदद करता है। और बरसात के दिनों में वो अंडे देते हैं क्योंकि उसका ब्रीडिंग सीजन जो होता है। उसके बाद है ब्रीथिंग जो होता है, यानी श्वास जो लेता है वह स्किन से लेता है, लंग से लेता है, और इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीथिंग्स कहते हैं, यानी कि GBP, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, मुख और ग्रासनी की जो मांसपेशियां होती हैं उसका उपयोग करके यह थोड़ी थोड़ी या कुछ मात्रा जो है ना मुख के द्वारा यह कहाँ तक पहुँचाती हैं, फेफड़े के द्वारा पहुँचाती है। तो अगर ये व्यवस्था रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग्स कहते हैं, श्वास कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या करती हैं, आपके मुख गुहा यानी कि जो जबड़े होती है, मुख होती हैं, और ग्रासनी का उपयोग करती हैं और हवा की कुछ मात्रा को मांसपेशियों के द्वारा लंग्स तक पहुंचाती हैं। तो ये जो तरीका है हवा को लंग्स तक पहुंचाने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग्स कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये स्किन और लंग्स दोनों से क्या कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। और इनके लाइफ साइकिल में, यानी कि जो है
इनके भ्रूण अवस्था में, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, एडल्ट स्टेज में पूंछ नहीं है, नहीं ना है, लेकिन जैसे ही एम्ब्रायनिक कंडीशंस में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर आपको पूंछ मिलता है। अगर हम लोग मेढक के लाइफ साइकिल को देखें तो सबसे पहले ये जो है आपके निषेचित मादा जो है वो पानी में क्या देती हैं, बहुत सारे अंडे रिलीज करती हैं। पुनः वह जो है टेडपोल लार्वा में बदलती हैं और उसमें जो है 2 लेग्स लगते हैं, फिर 4 लेग्स के बाद जो है यह पुनः मैच्योर मेढक में बदल जाते हैं। तो इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है आप इस वाले जो है डायग्राम्स में देख सकते हैं। ये जो है आपके एग्स वाले पोर्शन है जिसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, ये वाला जो पोर्शंस है। उसके बाद जो है आपका एक्सटर्नल गिल्स जो आपको अलग अलग हैबिटेट्स में मिलेंगे, और फिर जैसे ही आप नॉर्मली पानी में देखिएगा नदी तालाब में तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिसमें आपको पूंछ जैसे कुछ जलीय जीव आपको पानी में तैरते हुए मिलेंगे, लेकिन वो हम लोग क्या कहते हैं, मछलियां हैं। वास्तविक तौर पर वे होते हैं मेढक के लार्वा जिसको हम लोग टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मेढक के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, टेडपोल लार्वा कहते हैं, है ना। जो आपको किस तरह के मिलेंगे, टेल वाले मिलेंगे, लेकिन एडल्ट में ये टेल गायब हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो एम्ब्रायनिक स्टेज होते हैं, जो आपके भ्रूण अवस्था होते हैं, टेडपोल लार्वा में पूंछ मिलता है ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शंस है, ये जो टेडपोल लार्वा, इसमें पूंछ नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो इसमें पूंछ नज़र आ रहा है। और ये जो है आपका मेढक का जो लाइफ साइकिल है, इसमें आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। स्पर्म है, एक्सटर्नल गिल्स है, टेडपोल है, हाइंड लिम्ब इसमें शो करता है, पिछली टांगें जो नज़र आ रही हैं पूंछ के साथ, और यहाँ पर जो है धीरे धीरे पूंछ गायब हो जाते हैं और आपका एडल्ट फ्रॉग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट फ्रॉग का लाइफ साइकिल यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एम्ब्रायनिक कंडीशंस में पूंछ नज़र आते हैं हम लोगों के, लेकिन जैसे ही एडल्ट में जाता है पूंछ क्या हो जाता है, गायब। इसीलिए हम लोग इसको एन्यूरा कहते हैं। तो एन्यूरा में पूंछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो एडवांस कैरेक्टर का लॉस होता है ना, यानी कि ह्रास होता है, किस स्टेज में, तो एम्ब्रायनिक स्टेज में पूंछ मिलता है ना। यहाँ पर देखिए टेडपोल लार्वा में पूंछ मिल रहा है, लेकिन एडल्ट स्टेज में क्या है, पूंछ गायब हो चुका है। तो एडवांस कैरेक्टर का ह्रास हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। तो इस डेवलपमेंट्स को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, द लॉस ऑफ एडवांस कैरेक्टर्स, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एडवांस कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट्स। हिंदी भाषा में ऐसे समझें कि मेढक के भ्रूणी अवस्था में, यानी कि टेडपोल के कंडीशंस में आपको क्या मिलते हैं, पूंछ मिलते हैं, लेकिन जैसे परिपक्व होंगे पूंछ गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुण है, पूंछ है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूंछ है ना, धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए ना। तो यहाँ पर पूंछ का गायब होना, ये जो है आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, यानी कि द लॉस ऑफ एडवांस कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्रम में एम्ब्रायनिक स्टेज में पूंछ था, एडल्ट स्टेज में पूंछ गायब हो गया। तो यही क्या कहलाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मेढक के लार्वा को टेडपोल लार्वा कहते हैं और इसमें पूंछ मिलता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज में आएगा पूंछ गायब होता है।